हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड। पिछले लगातार 2 वीडियो से हम लोग कॉमन साल्ट के बारे में देखते आ रहे हैं। कॉमन साल्ट जो हमारे लिए बिल्कुल कॉमन है, हमारे घरों में होता है और वो हमारी केमिस्ट्री में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये लगातार हम देख रहे हैं। और आज का हमारा ये क्लास भी कॉमन साल्ट पर ही बेस्ड होगा, यानी ये हमारा 3rd वीडियो होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि एक कॉमन साल्ट, अकेला एक कॉमन साल्ट कितने तरह के केमिकल कंपाउंड्स का रॉ मटेरियल है। और भी चीजें जरूरी होती हैं, कुछ गैसेस, वाटर, कुछ अदर केमिकल्स, बट कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड is one of the important raw material for the preparation of a number of useful chemicals। और आपकी हैरानी इस बात की है कि ये जो केमिकल्स बन रहे हैं कॉमन साल्ट से, उसमें से कई केमिकल्स तो हमारे घरों में होते हैं और हम ये नहीं जानते कि ये नमक से बनाया गया है। जैसे सिंपल सी एक बात है, आपके घरों में सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सब तो जरूर होगा कपड़ा साफ करने के लिए, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं कि ये नमक से तैयार किया गया है। इसे बनाने में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह बेकिंग पाउडर तो हर किसी के घर में होता है। खाना बनाने में कई ऐसे आइटम्स होते हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने कभी इस एंगल से नहीं सोचा है कि ये बनता कैसे है। और ये तो पढ़ाई के पहले हमने सीखा भी नहीं, हम जानते भी नहीं थे कि ये सोडियम क्लोराइड से बनता है, कॉमन साल्ट से बनता है। तो आज का हमारा क्लास सोडियम क्लोराइड से तैयार होने वाले 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के बारे में है। तो हम जानते हैं ये बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा किस तरह से तैयार होता है, इसका क्या नेचर है, इसका क्या यूज है, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। साथ ही साथ आपके लिए थोड़ा आसान है यहां पर, जब हम बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा को एक साथ पढ़ते हैं, हम एक साथ लेकर चलेंगे बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा को। ऐसा क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन दोनों का सेम है। तो दोनों को अलग अलग और दोनों में सेम प्रोसेस को अलग अलग पढ़ने से क्या फायदा है, अभी देखने से स्पष्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा ये क्लास होगा क्या? बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, सबसे पहले इसका क्या नाम है, इसका केमिकल नेम हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यह है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। इसके नाम में सोडियम है, इसी से तो क्लियर हो जा रहा है कि ये सोडियम क्लोराइड से बनता होगा। दोनों के नाम में सोडियम है ना, इट मींस कि ये लग रहा है कि सोडियम क्लोराइड से तैयार किया जाता होगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब आप यहां पर देखेंगे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो करीब करीब एक जैसा लग रहा है। फर्क क्या है? यहां पर निगेटिव रेडिकल क्या है? कार्बोनेट है। यहां पर निगेटिव रेडिकल कार्बोनेट है, जिसकी की वैलेंसी 2 होती है, आप जानते हैं 2 यूनिट निगेटिव चार्जेस पर होता है। जबकि यहां पर क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट है। किसी भी निगेटिव रेडिकल के पहले अगर एक हाइड्रोजन प्रीफिक्स
किसी भी निगेटिव रेडिकल में अगर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पर 1 यूनिट प्लस चार्ज होता है, तो उसके निगेटिव चार्जेस को कम कर देता है। यानी कि कार्बोनेट के साथ अगर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी एक प्लस चार्ज वाला जुड़ गया, तो अब माइनस चार्ज तो इस पर एक ही रहा, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज बचा। और वैसे रेडिकल्स को बाय या हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, जैसे बाय कार्बोनेट या इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप कह सकते हैं। और आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में इन चीजों को गौर किया होगा। जिस किसी भी निगेटिव रेडिकल में H लग जाता है वो बाय हो जाता है, उसकी वैलेंसी एक घट जाती है क्योंकि H पॉजिटिवली चार्ज होता है। खैर, अब यहां पर देखिए सोडियम की वैलेंसी 1 होती है प्लस, और यहां बाइकार्बोनेट की -1, तो इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट सिंपल बन गया। दोनों की वैलेंसी 1-1 है पॉजिटिव निगेटिव की, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट की वैलेंसी तो 2 होती है, वो भी निगेटिव चार्ज है, और सोडियम पर 1 ही होता है, इसलिए हमने क्या किया है, सोडियम 2 ले लिया है। तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 2 यूनिट निगेटिव चार्ज मिलकर के ये कंपाउंड बना सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ये 2 कंपाउंड्स हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब दोनों के केमिकल फॉर्मूला को भी देखने से आपको लग रहा होगा कि फर्क तो कुछ ज्यादा का है नहीं, एक इसमें हाइड्रोजन का फर्क है बस, बाकी तो ज्यादा फर्क है नहीं। तो ये दोनों ही चीजें जो बनती हैं, इनका जो प्रिपरेशन होता है वो सेम प्रोसेस है, बहुत ही कम फर्क है दोनों में, समझे ना। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज और जरा देख लें, जब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखा, इसका केमिकल नेम देखा, तो एक चीज और देख लेना चाहिए हमें, इसका नेचर। व्हाट इज इट्स नेचर? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? ये है क्या बेसिकली? आपको बताया गया था कि किसी भी कंपाउंड को आप पहचानेंगे, आप उसके लास्ट में देखें क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, तो दैट कंपाउंड इज अ सॉल्ट। सॉल्ट तो ये है। आपको यह भी बताया गया है कि सॉल्ट होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता है कि वो न्यूट्रल ही होगा, ये कोई तय नहीं है। न्यूट्रल सॉल्ट वही होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, लेकिन दोनों के स्ट्रेंथ में अगर थोड़ा बहुत का भी फर्क है तो वो किसी न किसी एक और झुका हुआ होगा, इधर एसिडिक और बेसिक। यानी कि उसका अगर एसिडिक है तो पीएच वैल्यू 7 से नीचे होगा, और बेसिक है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगा। यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स में आपको क्या लग रहा है, इनका पीएच क्या होना चाहिए, यानी इनका नेचर क्या होना चाहिए? न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो सबसे पहले ये चेक करने के पहले हमें ये अंदाज लगाना पड़ता है कि ये किन किन एसिड्स और बेस से बना हुआ होगा। तो कंपाउंड को देखने से ही आपको लग रहा है, सोडियम जैसे ही हम देखते हैं हम समझ जाते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है। कार्बोनेट जैसे ही देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो कार्बोनिक एसिड से बना हुआ है। अब आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक बेस है, और कैसा बेस है? काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जबकि कार्बोनिक एसिड एक एसिड है और वो वीक एसिड होता है, कमजोर एसिड होता है। तो अब तो आप कंक्लूड कर ही सकते हैं कि नेचर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट का नेचर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से बना हुआ साल्ट है, तो ऑब्वियसली ये एक बेसिक साल्ट होगा, बेसिक नेचर होगा, यानी कि बेसिक साल्ट है। ये दोनों क्या है? ये बेसिक साल्ट हैं। और इसका पीएच क्या होगा? इनका पीएच होना चाहिए मोर देन 7। और एक्सपेरिमेंटली आप ये चेक कर लेंगे कि व्हाट इज द पीएच ऑफ
बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, आपने देख लिया बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के बारे में। अब हम जरा देखने की कोशिश करें कि ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा तैयार कैसे होता है, बनता कैसे है, और एक ही कॉमन प्रोसेस है दोनों के बनाने का, तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान है। तो इसे हम साफ करते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो अब जो हम प्रोसेस लिखने जा रहे हैं वो बेकिंग एंड वॉशिंग दोनों सोडा के मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, और ये प्रोसेस बड़ा ही फेमस है। हालांकि आपके बुक में काफी डिटेल्स तो है नहीं, बट हम थोड़ा सा उसे इलेबोरेट करके समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप इक्वेशन वगैरह लिखना भूल जाएं तो सहूलियत हो। आप अगर इक्वेशन कैसे बना है, प्रोडक्ट्स कैसे बने हैं, इन चीज़ों को तोड़ करके देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, तो हम समझते हैं कि बच्चों को अगर एग्जामिनेशन हॉल में या कभी भी भूल जाता है तो उससे सहूलियत हो सकती है, वो थोड़ा सा रफ करके उस इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। सॉल्वे प्रोसेस बड़ा ही फेमस प्रोसेस है, जिससे कि दोनों कंपाउंड बनता है, बेकिंग सोडा भी बनता है, वॉशिंग सोडा भी बनता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सॉल्वे प्रोसेस क्या है, और इसमें किस किस प्रकार के रिएक्टेंट्स मिल करके आखिर ये दो सब्सटेंस बनाते हैं, दो प्रोडक्ट बनाते हैं, दो सॉल्वेंट बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्वे प्रोसेस। दिस इज सॉल्वे प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा इस प्रोसेस से तैयार किया जाता है, इसी सॉल्वे प्रोसेस से। देखते हैं, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स। एक तो सोडियम क्लोराइड है, ये हमने देखा है, बट क्या सिर्फ सोडियम क्लोराइड से तो बनेगा नहीं, कुछ और भी चीजें चाहिए ना। तो देखते हैं क्या होता है। रॉ मटेरियल सबसे पहले देखते हैं। तो एक रॉ मटेरियल के बारे में तो हमने जाना, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जो हम लेते हैं वो इन फॉर्म ऑफ ब्राइन, इट मीन्स दिस सोडियम क्लोराइड शुड बी सैचुरेटेड विथ वाटर। पूरा पानी से उसे मिला देते हैं, जितना पानी उसे चाहिए उस नमक को उतने में उसे घोल देते हैं, यानी कि ब्राइन। आपने इसके पहले कॉस्टिक सोडा में भी देखा था, हमने ब्राइन ही लिया था, हमने ब्राइन लिया था। तो ब्राइन का मतलब ही हो गया NaCl एंड H2O। तो चलिए दो रिएक्टेंट तो हो गया यहाँ पर सामने कि हमें सोडियम क्लोराइड नमक चाहिए, और वो भी किस चीज में? वाटर में घोला हुआ, जिसे कि हम लोग कहते हैं ब्राइन। तीसरा जो रिएक्टेंट इसके लिए चाहिए होता है वो अमोनिया है। अमोनिया आप जानते हैं एक प्रकार का गैस है। अमोनिया गैस को उसके गंध से ही पहचान लेते हैं। अमोनिया ये जरूरी है यहाँ पर। और एक और रिएक्टेंट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप बताइए, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें चार रिएक्टेंट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे में तो बच्चा बेचारा उलझ जाएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में उसके और भी ज्यादा उलझने की संभावना है। लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक अपनाएंगे, एक ऐसा मेथड अपनाएंगे कि ये इक्वेशन, ये जो प्रोडक्ट हमें चाहिए बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो देखते हैं आखिर ऐसा क्या होता है। ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को पहले समझते हैं। इसमें कुछ टावर्स होते हैं, कुछ टैंक्स होते हैं। एक प्लांट होता है बनाने के लिए जिसमें कुछ टैंक्स होते हैं, और हर टैंक में अलग अलग केमिकल रिएक्शन होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो ब्राइन होता है उसे एक टैंक में डालते हैं, और उसी टैंक में अमोनिया गैस भी हम डालते हैं, और दोनों को खूब अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
इसे कहते हैं सैचुरेट करना। वी सैचुरेट द ब्राइन विथ अमोनिया गैस इन अ टैंक। एक टैंक में हम इस ब्राइन को अमोनिया के साथ सैचुरेट कर देते हैं, अच्छी तरह से मिला देते हैं। काम इतने से नहीं चलता है, फिर इन सारे मटेरियल्स को ट्रांसफर करते हैं दूसरे टैंक में जहां की कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई होता है, और अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हमें यहां पर जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इन सबों के बीच आपस में खिचड़ी क्या पकती है कि बन जाता है वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ये देखना। तो इसे हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो तीन कंपाउंड्स हैं, वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को हम मिला देते हैं। अभी हम सोडियम क्लोराइड को छोड़ देते हैं। सोडियम क्लोराइड को फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को मिलाते हैं। तो चलिए हम मिला रहे हैं NH3 अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इन सबों को मिलाकर, इन सबों को आपस में मिला करके हमें एक कंपाउंड बनाना है। तो खुद अंदाज लगाना पड़ेगा कि हम क्या कंपाउंड बना सकते हैं। और यहां पर एक बड़ी विचित्र बात है कि भले ही रिएक्टेंट्स तीन हैं, बट प्रोडक्ट एक ही बनना है। तो एक ही प्रोडक्ट जब बनेगा तो ये अब आपको सोचना है कि कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। NH से आपने कौन सा कंपाउंड पढ़ा है? NH से जब भी पॉजिटिव रेडिकल बनेगा तो अमोनियम NH4 जिसकी वैलेंसी +1 होती है, आपने याद किया होगा, NH4, ठीक है, NH4। तो ये H आया कहां से होगा, एक H इससे ले लिया होगा तो NH4 हो गया। CO2 है, तो आपको लग रहा है कि CO2 है, कुछ गैस वाटर वगैरह बनना नहीं है इस रिएक्शन में, एक ही कंपाउंड हम बना रहे हैं। तो CO3 है, CO2 से तो कोई कंपाउंड बनता नहीं है। हाँ, CO3, इस ऑक्सीजन को भी अगर ले ले तो CO3 बन सकता है। तो चलिए CO3 बना लेते हैं। अब आप जानिए कि NH4 की वैलेंसी होती है +1, CO3 की वैलेंसी होती है -2। ये कंपाउंड तो बन नहीं सकता है, जब भी बनेगा तो NH4 यहां पर 2 होना चाहिए, तब जाकर के इक्वल होगा। उतने की तो यहां पर गुंजाइश है नहीं। लेकिन आप गौर कीजिए, इस पूरे कंपाउंड में एक हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी बच रहा है, और इसे कार्बोनेट की जगह पर हम लोग बाइकार्बोनेट बना दें। अब तो ये पूरा का पूरा हो गया, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वैलेंसी होती है -1, कंपाउंड तो बन गया। अमोनियम बाइकार्बोनेट, एक कंपाउंड बना। इस कंपाउंड का नाम हो गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कंपाउंड हमें बनाना है। खुद सोचना है कि कौन सा कंपाउंड बना दे जिसमें सारे के सारे मेटल एटम्स वो इंक्लूड हो जाए, वो ये कंपाउंड बना। स्टेप 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को छोड़ करके बाकी सारे रिएक्टेंट्स को मिला करके एक कंपाउंड हमने बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक हमारा एक रिएक्टेंट तो बचा हुआ है। अब इसको इसमें मिला देते हैं, यानी कि NH4 HCO3 यानी कि अमोनियम बाइकार्बोनेट में अब हम नमक को मिला देते हैं। अब नमक को मिलाते हैं, क्या हो रहा है, ये जो Na है, ये Na सोडियम, वो बेचारे इस अमोनियम को डिस्प्लेस कर देता है यहां से। ये सोडियम जो है ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रेडिकल, और ये भी पॉजिटिव है, और ये दोनों पार्ट निगेटिव है। तो सोडियम इस अमोनियम को डिस्प्लेस कर देता है। तो अमोनियम बेचारा क्या करेगा, जाकर के इस क्लोरीन से मिल जाएगा। तो क्या लग रहा है कैसा रिएक्शन ये है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ये तो आपको लग रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। खैर, यहां पर आपको कौन सा रिएक्शन ये लग रहा है, देखने से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लगता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। सोडियम ने अमोनियम को किया तो अमोनियम भी यहां आकर के
क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ मिल गया, तो कंपाउंड बन गए दो। क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम मिल गया इस बाइकार्बोनेट के साथ, और बेचारा अमोनियम किसके साथ मिल गया? क्लोराइड के साथ, NH4Cl। दोनों की वैलेंसी एक एक होती है, कंपाउंड बन गया अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ा सा और दिमाग हम लगाएंगे। आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, वहां लिखा हुआ था कि एवरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज out of the two products produced after the reaction as product out of the two products one must be a precipitate। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन प्रोडक्ट मस्ट बी अ प्रिसिपिटेट, जो कि पेंदी पर जाकर बैठ जाता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है, एंड दैट प्रिसिपिटेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज अ व्हाइट कलर्ड प्रिसिपिटेट। ये पेंदी पर बैठ जाता है, तब तो कंफर्म हो गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ही है। और ये है क्या, इसे पहचानिए, ये है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बन गया ना। एक प्रोडक्ट तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ गया। और ये बेचारा अमोनियम क्लोराइड, इसका भी काफी इंपॉर्टेंस है। ये अमोनियम क्लोराइड जो बना, इस अमोनियम क्लोराइड को भेज दिया जाता है एक अलग से टैंक में, जहां की अमोनियम इससे निकाल लिया जाता है। अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया गैस निकाल लिया जाता है, एक अलग टावर होता है, समझे ना, एक सेपरेट टावर होता है, जहां की इससे अमोनिया रिस्टोर कर लिया जाता है। अमोनिया गैस, अमोनिया रिस्टोर टावर, वहां पर इसे भेज दिया जाता है, जहां से कि क्या बनता है? अमोनिया बनता है, अमोनिया गैस। अच्छा बताइए, तो इस रिएक्शन में अमोनिया की जरूरत भी है, और फाइनली अमोनिया बन भी रहा है, और यही अमोनिया फिर से रिएक्टेंट के रूप में यूज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सॉल्वेंट प्रोसेस में अमोनिया की बड़ी कम जरूरत होती है। इसे स्टार्ट करने में हमने अमोनिया लगाया, बट फिर से लगातार अमोनिया बन रहा है, और यही अमोनिया फिर से स्टार्ट कर दे रहा है सॉल्वेंट प्रोसेस को। यहाँ अमोनिया की बहुत कम, थोड़ा बहुत लॉस वगैरह जो होता है प्रोसेस में, बस उतने ही अमोनिया का घाटा होता है, ठीक ना। अमोनिया तो बन जाता है फिर से, और हमारा एक प्रोडक्ट तो बन गया। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, जिसे कि हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, तो ये भी देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा यानी कि थर्ड स्टेप देख लेते हैं वॉशिंग सोडा को। तो वॉशिंग सोडा के लिए कुछ नहीं करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को गर्म कर देंगे। गर्म कर देंगे तो हमें करना क्या था? इस हाइड्रोजन को उड़ाना था। हम चाहते हैं इससे ये हाइड्रोजन निकल जाए, तो ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसी हाइड्रोजन के चलते ये बाइकार्बोनेट है। इसे कैसे उड़ाना? तो हम इसे गर्म कर देंगे। तो गर्म कर देंगे तो क्या लग रहा है कि हाइड्रोजन उड़ेगा? केवल नहीं, हम एक नहीं दो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, और उससे बन जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो दो सोडियम, तो इसीलिए तो हमने दो सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था ना। दो सोडियम तो यहां आ गया, एक कार्बोनेट भी आ गया। लेकिन आपको लग रहा है कि हमने दो ले लिया है, तो कार्बोनेट भी दो हो चुका है ना,
और हाइड्रोजन भी 2 हो गया है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया है, तो क्या लग रहा है, इस कार्बोनेट को अलग होने के लिए क्या चाहिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन जाए तो ये एक ऑक्सीजन दे देगा, एक ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। किसको दे देगा, वाटर को दे देगा, H को दे देगा, और ये वाटर बन जाएगा, ये ना वाटर बन जाएगा। कितना, ये भी 2 बनाना पड़ेगा। अब देखिए बैलेंस्ड हो गया होगा शायद। तो हमें एक दूसरा प्रोडक्ट मिल गया, क्या, सोडियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ये हमारा दूसरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, हमें चाहिए था ये वॉशिंग सोडा भी बन गया। बेकिंग सोडा को हमने गर्म कर दिया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकला। इसी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के निकल जाने से ये बच गया हमारा वॉशिंग सोडा। ये तो प्रोसेस अब आसान लग रहा होगा आपको। शुरुआत में हमने ये जो 3 प्रोडक्ट्स लिया था, सोडियम क्लोराइड को छोड़ करके उसे मिला करके एक बड़ा कंपाउंड हमने बना दिया, और फिर उसका सोडियम क्लोराइड के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट करा दिया, तो हमें बेकिंग सोडा मिल गया। और उसी बेकिंग सोडा को हमने गर्म कर दिया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाहर निकल गया, और हमें बच गया, मिल गया सोडियम कार्बोनेट। तो अब देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेम है या नहीं। ये तो आसान हो गया। एक प्रोसेस थोड़ा जटिल आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को समझते गए हैं तो कोई मुश्किल है नहीं। और इसी तरह से हम दोनों कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग को देख लिए हैं। अब हम देखेंगे हमारे घरों में जो यूज होता है वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा यूज होता है या बेकिंग पाउडर क्या होता है, उसका क्या फॉर्म होता है। क्या इसी फॉर्म में हम इसे यूज कर लेते हैं। हमारे लिए जो यूजेबल फॉर्म्स हैं बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा का यही है, या इसमें कुछ बदलाव करके हमको यूज करना होता है। अब जरा सा हम ये देख लेते हैं, हमारा असली पॉइंट जो था मैन्युफैक्चरिंग का वो खत्म हो चुका है। आसानी से आगे देखते हैं। आप इसे नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। आप घर में क्या करेंगे, आप नोटबुक पर रफ में इस रिएक्शन को खुद की बनाने की कोशिश करें, और आपको लगेगा कि नहीं है बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा का यूजेबल फॉर्म। हमारे घरों में जो यूज होता है जिस फॉर्म में, वो कैसा होता है। अभी जो बना है ठीक वैसा ही होता है, या इसमें थोड़ा बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत हमें है, ये देख लेते हैं। और फिर उसके यूजेस को देखेंगे। बहुत सारे यूज ऐसे हैं जो हम लोग जान रहे हैं बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा का, और कुछ यूजेस ऐसे होते हैं जिसके बारे में कि हम नहीं जानते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जानते हैं हम लोग सबसे पहले बेकिंग सोडा हमने बनाया था। बेकिंग सोडा क्या बनाया था, NaHSO4 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। उसके बाद इसे गर्म करके हमने बनाया वॉशिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। ये 2 कंपाउंड बनाया तो हमने यही है। सामान्य तौर पर देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, हमारे घरों में जो वो सोडा होता है जिसे हम लोग खाने वाला सोडा या मीठा सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, वो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, बेकिंग सोडा से थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे घरों में जो यूज होता है या जो और भी
तरह के आइटम्स में, होटल्स वगैरह में भी और भी कहीं जो तैयार किया जाता है वो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। क्या क्या होता है उसमें? उसे हम लोग बेकिंग पाउडर करते हैं। वो एग्जैक्टली बेकिंग सोडा ही नहीं है, इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि यूजेबल है हमारे लिए, और वो है बेकिंग पाउडर। तो इससे हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं, इससे बेकिंग पाउडर बनाते हैं। कैसे बेकिंग पाउडर बनाते हैं ये जरा हम लोग देखते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा फैट मिलाना पड़ता है, समझे ना, एडिबल ऑयल, यानी कि इसमें थोड़ा सा फैट मिला दिए, सोडियम कार्बोनेट NaHSO4, और इसमें एडिबल ऑयल, खाने वाला फैट कोई भी मिला दिए। जैसे सपोज घी में कौन सा एसिड होता है आपको पता होगा, वो टार्टरिक एसिड होता है, तो वो हम मिला दिए इसमें। लेकिन मिलाने से होता क्या है कि जब आप चीज़ों को गर्म करते हैं, जिसमें आपने सोडा मिलाया, सपोज पकौड़ा है या कुछ भी, ब्रेड केक कुछ भी ऐसा है, तो उसमें जैसे ही आपने मिलाया तो देखिए होता क्या है कि एडिबल फैट जो होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम इसके पहले भी बताए हुए हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का होता है, यानी कि लास्ट में COOH रहता है। तो चैप्टर 4 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो लास्ट में क्या होता है, जैसे शुरुआत में CH3 है, फिर CH2 है, इस तरह से CH2 कई हो सकता है, लॉन्ग चेन। तो CH2 एक नहीं होगा, CH2 सपोज मान लो 100 है, ये 100 CH2 है, फिर लास्ट में COOH होता है, ऐसा COOH। ऐसा क्यों होता है ये सब तो आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे तो आपको खूब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये CH2 100 देने का मतलब बहुत लंबा ये कंपाउंड हो गया। खैर, तो एक हमने ले लिया है कोई फैट, और जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन होता है ना, इन दोनों का रिएक्शन जब होता है तो ये H है पॉजिटिव आयन और यहाँ सोडियम है पॉजिटिव आयन, तो ये सोडियम यहाँ आकर के बैठ गया, ये सोडियम यहाँ आके बैठ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। इसी का एक छोटा फॉर्म है एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, जो कि आपको बताया जा चुका है। अब जब हम कोई भी पकौड़ा या कोई भी बनाते हैं ऐसा आइटम, ब्रेड केक या कुछ भी, और जब उसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इनका सोडियम जो है वो चला जाता है इनके साथ सोडियम चला जाता है और इनका हाइड्रोजन निकलता होगा। तो एक्चुअली बन क्या जाता है, NaHSO4 अब प्लस इस तरह का कोई कंपाउंड CH3 CH2 और ऐसे लंबा COOH, तो इसका H जो है, H की जगह पर सोडियम आ गया, तो बन क्या गया, प्रोडक्ट के रूप में CH3 CH2 COONA, ये बन गया, ठीक है, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट के जगह सल्फेट हमने लिख दिया है। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये बनते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये तो चूंकि ये गैस है, ये बुलबुले के साथ ये गैस है, तो गैस की तरह ये बाहर निकलता है, समझे ना, किससे, उस पकौड़े से या उस केक से, आपको दिखाई नहीं देता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को हम देख कैसे सकते हैं, वो तो कलरलेस गैस होता है ना। तो इसलिए वो आप जो पकौड़ा बनाते हैं और उसमें अगर आपने बेकिंग पाउडर मिलाया हुआ है, जिसमें कि क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कुछ खाने वाला फैट रहता है, ये सब आपस में रिएक्शन करते हैं, तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड तो बनता ही, जो कि उसी में रह जाता है, साथ ही साथ वाटर बनता है, ये भी वेपोराइज हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, वाटर उसमें भी रह सकता है। तो क्या करेगा, जब कोई भी आइटम हम बना रहे हैं तो उससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली निकल रहा होता है तो वो एक रास्ता छोड़ता है, जिस रास्ते से वो निकला था, बुलबुला निकला था, वो रास्ता छोड़ता है, जिसके चलते वो आइटम स्पॉन्जी हो जाता है, फ्लफी हो जाता है और फूला हुआ दिखता है, सॉफ्ट होता है, कुरकुरा होता है। और यही रीजन है कि जब हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं किसी भी फूड आइटम में और उसे कुक करते हैं, तो कुक करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, कुरकुरा हो जाता है, क्योंकि
इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के रूप में बाहर निकलते हैं और वो रास्ता छोड़ते हैं जिससे वो स्पॉन्जी या कुरकुरा हो जाता है। राइट, तो दिस इज बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा फैट मिला करके और फिर इसका पकोड़ा बनाते हैं या और भी केक्स वगैरह बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। इसके अलावे क्या लग रहा है कि बेकिंग सोडा का केवल इतना ही यूज है या कुछ और भी यूज होगा? ठीक है, तो ये खाने वाला जो सोडा होता है जिसको मीठा सोडा भी हम लोग कहते हैं, तो आपके घरों में होता है और कभी कभी पेट में दर्द होता है एसिडिटी की वजह से, तो थोड़ा सा उसे भी खा लेते हैं तो आराम होता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अभी आपने पढ़ा है कि जो सोडा होता है बेकिंग सोडा, इट इज अ साल्ट बट इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक साल्ट, यानी इसका पीएच 7 से ऊपर है। और हमारे पेट में अगर एसिडिटी हुआ है तो इट मीन्स एसिडिटी को काउंटर करने के लिए अगर हम एक बेस को खा लें तो इट विल काउंटर द एसिडिटी ऑफ दैट एसिड। क्या होगा वहां पर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसके चलते एसिड का इफेक्ट खत्म होगा और इस पेट का दर्द वो हमारा कमेगा। तो ऐसी कोई भी दवाई जिसमें इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, एसिड के इफेक्ट को काउंटर करने वाली दवाई एंटासिड कहलाती है। तो इसका एक यूज यह भी है कि इससे हम लोग एंटासिड भी बनाते हैं। ये पार्ट आप देखिए तो जरा सा आपको देख लेते हैं ये दिख रहा है कि नहीं। बस यहीं तक दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये एंटासिड बनाते हैं, समझे ना, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ एसिड्स। एंटासिड्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने वाला, सोडा एसिड टाइप का आग को बुझाने वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है वो कई तरह का होता है। समझे ना, आप कहीं पढ़ेंगे, अभी तो नहीं है आप यहाँ पर पढ़ना, कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो सपोज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर छोड़ा तो वो भी बुझाता है, लेकिन किस चीज़ में आग लगी है, आग का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड होते हुए कई एक तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। आप स्कूल्स में भी हैं तो देखेंगे 3 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर स्कूल में भी हैं। तो एक एक्सटिंग्विशर होता है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, जिसको प्रिपेयर करने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे यूजेस भी हो गए और आपने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच फर्क भी देख लिया। बेकिंग पाउडर में एडिबल फैट भी मिला रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं वॉशिंग सोडा। सवाल उठता है यहाँ पर कि वॉशिंग सोडा को जिस रूप में हम यूज करते हैं वो क्या सोडियम कार्बोनेट ही है? नहीं, बिल्कुल वही नहीं है, बिल्कुल वही नहीं है। क्या है इसमें, क्या फर्क है? इसे क्या करते हैं, इसे पानी से सैचुरेट करते हैं, इसमें पानी मिला देते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट है और इसमें पानी मिला देते हैं हम लोग, समझ गए ना। तो सपोज ये है वॉशिंग सोडा और इसमें हम लोग पानी मिला दिया, वाटर, इसे पानी से सैचुरेट हमने कर दिया, सैचुरेट कर दिया, यानी कि जितना पानी इसे चाहिए वो इसे दे देते हैं। तो अब जो ये वॉशिंग सोडा बना वो अब मॉइस्ट हुआ। उसकी भूख थी, उसकी प्यास थी, भूख नहीं प्यास, ये प्यासा है। ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है वो बेचारा प्यासा है और ये पानी इसे चाहिए। अच्छा, हम लोग पानी पीते हैं, 1 गिलास पी लेते हैं, 2 गिलास पीते हैं, तो वो पानी बाहर तो नहीं आ जाता है, ऐसा तो नहीं है पानी हमने पिया तो पूरा बॉडी भीगा हुआ दिख रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्यासे होते हैं और वो पानी अपने अंदर चाहते हैं कि हमें मिल जाए, और पानी जब उसे दे दिया जाता है तो वैसे कंपाउंड्स अपने असली रंग रूप में आते हैं। पानी उतना मिल जाने के बाद, हमें प्यास लगी है, पानी मिल ही नहीं रहा है तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हमारा जो वो असली रंग रूप है वो मध्यम पड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्यास हमें बुझानी है, हम जैसे ही इसकी प्यास बुझाते हैं तो ये अपने असली रंग रूप में आ जाता है। आपके बुक में
एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है, काफी इंटरेस्टिंग है। आपको कभी मौका मिलेगा अगर स्कूल खुलता है तो आप उसे करके देखेंगे क्या है यहाँ पर। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को हमने भिगोया पानी में, सफिशिएंट वाटर जितना इसे चाहिए, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। बेसिक फॉर्मूला तो वही है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, लेकिन इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर हर फॉर्मूला यूनिट के साथ, यानी कि हर एक सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला है ना, हर एक सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल पानी अटैच्ड हो गया। वो हमें दिख नहीं रहा, वो डायरेक्टली फॉर्मूला का पार्ट भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम पता करेंगे तो हर सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल पानी रहेगा। और इस पानी को कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। इसे हम लोग कहीं कहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, हाइड्रेशन की जगह पर क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। एक्चुअली जो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में दाने के रूप में या रावे के रूप में रहते हैं। वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहलाता है, और उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बीच भी ये पानी भी एडजस्ट हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का वो हिस्सा नहीं है, बट वो जरूरी है। आप इसे इस रूप में समझिए, सपोज एक ब्रिक ईंट है, एंड वी मेक वॉल्स विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिक्स, इनसे दीवार बनाते हैं। बट आपको समझना है कि क्या विदाउट एनी सीमेंटिंग मटेरियल इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ब्रिक? अगर सीमेंटिंग मटेरियल नहीं हो तो इस ब्रिक का कोई यूज है, कोई इंपॉर्टेंस है? अगर आप दीवार खड़ी भी कर देते हैं तो क्या लग रहा है कि वो दीवार रियल में वॉल है? इट नीड्स सम सीमेंटिंग मटेरियल्स। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें वो जस्ट सीमेंटिंग मटेरियल की तरह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड होता है, और फॉर्मूला उसका इसी तरह से लिखते हैं Na2CO3.10H2O। अब कितना पानी, क्या जितने भी इस प्रकार के कंपाउंड्स हैं क्या सब में 10 मॉलिक्यूल पानी ही रहता है? नहीं। अनदर एग्जांपल इज कॉपर सल्फेट। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट भी हमारा काफी जाना पहचाना कंपाउंड है, शुरू से देख रहे हैं, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका होता है, पाउडर या दाने के रूप में, टुकड़े के रूप में पाया जाता है, नमक या चीनी की तरह जो भी है। कहता है कुछ नहीं, एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसे गर्म कीजिए थोड़ा सा, इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। हुआ क्या होगा? Actually, it contains some amount of water as crystalline, water of crystallization, which gets evaporated when we heat it. जब भी जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं, its water of crystallization gets free, gets evaporated. तो अगर किसी ऐसे कंपाउंड को जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, अगर हम गर्म करेंगे तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा और उसका रंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये ब्लू था और ये व्हाइट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट था CuSO4, इसमें 5 मॉलिक्यूल पानी पाया जाता है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन। But after heating, all these 5 molecules got evaporated, and now the compound is CuSO4, copper sulfate तो उतना रह ही जाएगा, but it is without water. Without water का मतलब क्या है? एनहाइड्रस हो गया ये, एनहाइड्रस यानी कि पानी निकल गया इससे। एनहाइड्रस होता है ना, जैसे पानी हमारे बॉडी से निकल करते हैं डिहाइड्रेशन, तो ठीक उसी से मिलता जुलता वर्ड है एनहाइड्रस। नाउ दिस कॉपर सल्फेट इज एनहाइड्रस, एंड दिस इज व्हाइट। इसका रंग रूप भी बदल गया।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के गायब हो जाने से। अब क्या करेंगे, फिर से पानी उसमें डाल देंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे ही डालते जाएंगे वो अपना ब्लू कलर अटेन कर लेगा। फिर से आ गया पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और फिर से वो ब्लू कलर हो गया। तो there are some compounds which contain some amount of water of crystallization, and the amount of water, the molecules of water of this crystallization vary from compound to compound, जिसमें 5 है इसे पेंटाहाइड्रेट कहेंगे, इसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। जिसमें 10 है इसे क्या कहेंगे, डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10, समझे ना। अगर किसी में आधा मॉलिक्यूल पानी रहे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आधा रहे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल मिलाकर के 1 मॉलिक्यूल पानी रहे, उसे क्या कहा जा सकता है, उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स अच्छा रहेगा आप बताइए तो? हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स आधा, हेमीस्फीयर होता है ना, तो हेमीहाइड्रेट। तो इसे कहते हैं, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारा जो वॉशिंग सोडा तैयार हुआ है, ये वॉशिंग सोडा अभी एनहाइड्रस है और इसमें पानी हमने मिला दिया, तब ये हाइड्रेटेड हो गया, और अब ये वॉशिंग सोडा के असली फॉर्म में आया, जो कि हमारे लिए यूजेबल फॉर्म। यूज क्या है, क्लीनिंग यूज तो इसका है ना, ये तो सभी जानते हैं कि क्लीनिंग पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक ना, क्लीनिंग पर्पस के लिए। एक होता है ना हार्डनेस ऑफ वाटर, समझे ना, परमानेंट हार्डनेस। बहुत सारे जगहों का पानी ऐसा होता है कि उसमें कपड़े साफ नहीं होते हैं, उसे हार्ड वाटर कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग चैप्टर 4 में भी फिर से करने जा रहे हैं। हार्ड वाटर आपने शायद नहीं देखा होगा, अब वैसी समस्या नहीं है, लेकिन पहले के समय में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे कुएं का पानी, बहुत सारे हैंडपंप का पानी, उसमें झाग ही नहीं होता था, कपड़े साफ ही नहीं होते थे, समझे ना, उसे हार्ड वाटर कहते हैं। वो क्यों हार्ड होता है वो आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, उसे हार्ड वाटर क्यों कहते हैं और उसमें झाग क्यों नहीं लगता, कपड़े साफ क्यों नहीं होते हैं। बट अगर हार्ड वाटर में अगर हम लोग वॉशिंग सोडा डालते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो यानी कि इसका एक यूज ये भी है, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के हार्डनेस को खत्म करने के लिए उसमें हम लोग ये डालते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद इसका एक तो और भी यूज है, जैसे इन मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में। आपको कल भी बताया गया था कि सोडियम कंपाउंड्स हैं, तो इसका इस्तेमाल सोप्स डिटर्जेंट्स में भी होता है। पता नहीं आपका नीचे आ रहा है या नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, इसे आप देखेंगे, सोप्स डिटर्जेंट्स। एक होता है बोरेक्स, इससे कांच का सामान बनता है, बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में, इन सारी चीजों में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर के आज के इस क्लास में हमने देख लिया बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूजेबल फॉर्म है बेकिंग पाउडर हमारे किचन के लिए, और वॉशिंग सोडा का यूजेबल फॉर्म है हाइड्रेटेड फॉर्म उसका, जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड हो। और हैरानी की बात है कि ये सभी कंपाउंड्स भी सोडियम से बने हुए हैं, ये सभी कंपाउंड्स भी सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक से बने हुए हैं। तो लगातार हम नमक की महिमा देख रहे हैं, और अब हमारा जो एक क्लास बचा हुआ है, लास्ट क्लास होगा, वो सॉल्ट का भी और एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 का भी। तो उस क्लास में कुछ और भी बातें हम लोग देखेंगे, एक आध और भी सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ उस वीडियो में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ यूजेस के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़ाई रह नहीं गई है, 10-15 मिनट की पढ़ाई रह गई है आपकी इस चैप्टर के। तो उस वीडियो में हम चाहेंगे कि 10 मिनट हम थोड़ी सी चर्चा, वैसे कुछ हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो यूज़ हमारे डेली लाइफ में होता है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर कर लें। उस पर जो सवाल पूछे जाते हैं तो उसका भी हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा।
थैंक यू।